अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, जो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे, 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। टीनेज से ही उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए गरीबी का सामना करना पड़ा था। एक न्यूज़पेपर बॉय बनने से शुरू हुआ था उनका प्रोफेशनल लाइफ और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी। वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भर्ती हुए थे और वहाँ से ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, लेकिन ग्रेजुएशन के ख़त्म होने से कुछ दिन पहले वो फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट खो बैठे थे, जिसके लिए फिर अगले 4 साल तक उन्हें बहुत अफसोस भी करना पड़ा था। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी दिल की बात सुन के इंजीनियरिंग पढ़ने का डिसीजन लिया था। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिस्ट में उनका नाम तो आ गया था, लेकिन तब एडमिशन फीस था 1000 रुपीज़। उतने पैसे तब उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके माँ और बहन अपने सोने के गहने बेचकर उस पैसे का इंतज़ाम करते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग में फाइनली एडमिशन लेते हैं। उनके पढ़ाई के ऊपर उनके फैमिली का इतना भरोसा देख के उनका अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स में उनका एंथुसियाज्म देख के कॉलेज के एक प्रोफेसर उन्हें एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस होते हुए नहीं देख के वही प्रोफेसर उन्हें डांट के डराने के लिए कहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप उनसे छीन ली जाएगी। आखिर में कलाम उसे कंप्लीट करने में सफल होते हैं और अपने प्रोफेसर को खुश भी करते हैं। इसके बाद उनके लाइफ में शुरू होता है एक नया चैप्टर। एक तरफ से आता है एयरफोर्स और दूसरी तरफ से डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन में काम करने का मौका। वो दोनों में ही जाने का डिसीजन लेते हैं। एयरफोर्स के लिए देहरादून में और डिफेंस के लिए दिल्ली में उनके पास इंटरव्यू कॉल आता है। 1 हफ्ते दिल्ली में रह के डिफेंस में इंटरव्यू देके वो वहाँ से देहरादून चले आते हैं। वहाँ पे 25 लोगों में से वो 9th पर आए थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ 8 तक, जिस वजह से एक फाइटर पायलट बनने का उनका ड्रीम पूरा करने में वो फेल हो गए थे। अपने ड्रीम को ऐसे फेल होते हुए देखकर बहुत डिप्रेस हो गए थे अब्दुल कलाम। इसके बाद फिर एक दिन वो ऋषिकेश पहुँच के स्वामी शिवानंद के साथ मुलाकात करके उन्हें अपने सारे दुख के बारे में, अपने सपनों और ख्वाहिशों के बारे में बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद स्वामी जी ने उनसे कहा था, ख्वाहिश अगर सच्चे दिल से हो तो उसमें एक अलग सी ही ताकत और शक्ति होती है। इंसान जब रात को सोता है तब वो शक्ति खो जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो नींद से उठता है तो तब वो शक्ति और भी मजबूत बन जाती है। अगर तुम उस ख्वाहिश को अपने दिल में जिंदा रख पाओगे तो तभी जाके वो पूरा हो सकता है। इसके बाद वो 1960 में दिल्ली में आके इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे अपना काम शुरू करते हैं। 1969 में वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ट्रांसफ़र होकर आते हैं और SLV-3 नाम से एक सैटेलाइट तैयार करने की प्रोजेक्ट में हेड बन के काम करना शुरू करते हैं। लेकिन 1979 में SLV-3 लॉन्च होने के 317 सेकंड के अंदर क्रैश होकर समुद्र में डूब जाने पर अब्दुल कलाम को एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फिर कुछ दिन के लिए वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। इसके बाद फिर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सैटेलाइट की फेलियर के बारे में पूछा गया तो तब प्रोफेसर सतीश धावन उनसे माइक छीन लेके मीडिया के सारे सवालों का जवाब देने लगे। उन्होंने कहा, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट मिशंस होते हैं। हमें खुद ही अपने गलतियों को ढूंढ निकालना होगा और उन्हें सुधारना होगा और ध्यान में रखा जाएगा कि यही सेम गलती दोबारा ना हो। उन्होंने और भी कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1 साल के अंदर हम फिर से और एक सैटेलाइट भेजने में कामयाब होंगे। इसके बाद फिर जब कलाम सर नई एक सैटेलाइट बनाने के लिए काम कर रहे थे तब बहुत सारे लोग उन्हें बार बार SLV-3 की फेलियर के बारे में याद दिला रहे थे, लेकिन फिर भी उन सबको इग्नोर करके वो अपने काम पे कंसंट्रेट करते रहे। 18 जुलाई 1980 रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया और ये सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंचने में कामयाब हुआ, जो उन्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत मदद किया था। इसके बाद वो और भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन उन सब को कैबिनेट से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1998 में न्यूक्लियर साइंस में उन्होंने कुछ सक्सेसफुल रिसर्च किए थे। इस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ऑफर देने पर वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि बाद में अपने क्रेडिट से ही वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। इस दौरान वो जितने सम्मानित हुए थे उतने ही उन्हें क्रिटिसाइज्ड भी होना पड़ा था। वही पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी बंद करने का ऑर्डर दिए थे। इसका रीज़न बाद में पता चला कि उस इफ्तार पार्टी के लिए हर साल 22 लाख रुपीस खर्च किया जाता था, जिस पैसे को उन्होंने ऑर्फन हाउस के बच्चों के लिए खाना, पोशाक और कंबल देने में खर्च करने के लिए ऑर्डर दिया था। बस इतना ही नहीं, अपने पर्सनल सेविंग्स में से भी वो बहुत सारे पैसे ऑर्फन हाउस में डोनेट करते थे। 2007 में सम्मान के साथ राष्ट्रपति पद से उन्होंने रिटायर किया था। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ के बारे में स्पीच देते वक्त अपने स्पीच के 5 मिनट के अंदर ही अंदर वो सडन कार्डियक अरेस्ट में वहीं पर गिर जाते हैं और वहीं पे उनका डेथ हो जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार अपने असिस्टेंट सृजनपल सिंह से कहा गया उनके आखिरी 2 शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। आखिर में उनका कहा गया मेरा एक फेवरेट कोट से मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एन्जॉय सक्सेस। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो ज़रूर इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जो अभी भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस पूरे दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी इंस्पिरेशन शायद और कोई नहीं है। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किनके लाइफ के ऊपर जीरो टू हीरो वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। बी स्ट्रॉन्ग, बी इंस्पायर्ड।